हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है ना। जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो ये साबित करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम देखेंगे कि आखिर जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है, लेकिन फिर ऐसे कौन कौन से प्रमाण हैं, साइंटिस्ट कौन से बेस पे ये कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। आखिर कोई ऐसे ही तो अंधाधुंध कह नहीं देगा, कोई ना कोई ऐसा प्रूफ ज़रूर होगा जिससे वो साबित करते हो कि हाँ देखिए पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ है, धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ है, ना कि वो ऐसे ही थे शुरुआत से। तो इन्हीं सारे जैव विकास के प्रमाण में पहला प्रमाण है जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, इसके बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं छोटा सा एक आपको बात बता देता हूँ। जीवों का वर्गीकरण क्या होता है, जब आप किसी भी जीव को या फिर कुछ जीवों का समूह है और उन जीवों के समूह को जब आप उनके समानताओं और विषमताओं के आधार पर ग्रुपिंग कर देंगे, अलग अलग बांट देंगे, तो उसे ही हम कहते हैं क्या, जीवों का वर्गीकरण। वर्गीकरण समझ में आया क्या होता है? जंतुओं को उनकी समानताओं और उनकी विषमताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट देना ही क्या कहलाता है, जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जंतुओं को या फिर जीवों को, टोटल जितने भी इस पृथ्वी पर जीव हैं उन सब को स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम में बांटा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सारे समूहों में जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो आखिर ये वर्गीकरण जैव विकास का प्रमाण कैसे है? देखिए, उदाहरण देखिए। उदाहरण में क्या है, छिपकली, मछली, सांप, कबूतर, चूहा, हाथी, मनुष्य, ये इतने सारे जीव हैं। क्या आपको लगता है कि ये सारे जीव एक जैसे हैं? नहीं है, ये सारे जीव एक जैसे नहीं हैं। फिर भी, सॉरी मैं चारों कह रहा हूँ, इन सभी जीवों में कोई भी समानता ऐसे नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी इनमें एक समानता है। क्या समानता है? इनमें एक पार्ट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड में सिंपल सी बात मैं आपको समझा देता हूँ। नोटोकॉर्ड है क्या, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है, वैसे ही देखो इन सभी जीवों में पाया जाता होगा। कल्पना करके देखो, छिपकली में कहाँ इसकी रीढ़ की हड्डी होगी, मछली में कहाँ होगी, सांप में कहाँ होगी, कबूतर में कहाँ होगी, चूहा, हाथी, मनुष्य कहाँ होगा रीढ़ की हड्डी। तो इसी रीढ़ की हड्डी को हम साइंटिफिक भाषा में नोटोकॉर्ड कहते हैं, और यही नोटोकॉर्ड इन सब में समान है, इन सारे जंतुओं में समान है। इसी वजह से इन सभी जंतुओं को किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? कॉर्डेटा में रखा जाता है। फाइलम, ये एनिमल किंगडम का एक समूह है समूह है कॉर्डेटा। इसी कॉर्डेटा में इन सारे जंतुओं को रखा गया है। तो कॉर्डेटा फाइलम में वे सभी जीव आते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी टाइप की कुछ ऐसी हड्डी पाई जाती होगी, यानी नोटोकॉर्ड पाया जाता होगा। ठीक है, तो इसी वजह से अब बताओ, इतने सारे जीव हैं, मैंने सिर्फ कुछ 5 या 6 जंतुओं के नाम लिखे हैं। इन्हीं सारे जंतुओं में समानता तो ऐसे नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी समानता है ना, नोटोकॉर्ड के आधार पर समानता है। तो ऐसे ही जीवों का धीरे धीरे विकास हुआ होगा, कुछ ना कुछ समानता आ गया होगा। ठीक है, अब आगे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए, नोटोकॉर्ड के आधार पे तो ये सभी जीव एक ही ग्रुप में रखे गए हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तो देखिए क्या होता है। छिपकली और सांप को रेप्टिलिया में रखा गया। रेप्टिलिया ऐसे समूह है जिसमें ऐसे जीव आते हैं जो रेंग कर चलते होंगे, तो उसे जितने भी जीव हैं जो रेंग रेंग के चलते होंगे वो सभी रेप्टिलिया में आते हैं। मछली फिशीज में आती हैं।
फिशीज एक ऐसा समूह है जिसमें दुनिया की सभी मछलियाँ आती हैं। कबूतर एवीज में आता है। एवीज एक ऐसा समूह है जिसमें दुनिया की सभी पक्षियाँ आती हैं। हाथी, मनुष्य, चूहा, ये मैमेलिया क्लास में आते हैं, है ना। मैमेलिया में ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिला सकें, वो मैमेलिया में आता है। तो देखिए, थोड़ा सा विस्तृत कर देने के बाद क्या हो गया, इतने सारे ग्रुप में बट गए, लेकिन सिर्फ एक लक्षण नोटोकॉर्ड के आधार पर ये सभी जीव किस में रखे गए हैं, कॉर्डेटा में रखे गए हैं। तो बात आई समझ में। जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण क्या है, जब आप किसी भी जीवों को उनके समानता और विषमताओं के आधार पर ग्रुपिंग कर देंगे, बांट देंगे, तो उसे हम कहते हैं जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों का वर्गीकरण हम उसे कहते हैं। और जीवों का वर्गीकरण कैसे प्रमाणित करता है कि जीवों का विकास हुआ है। मैंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया आपको, छिपकली मछली, सांप, कबूतर, चूहा, हाथी, मनुष्य, इन सभी के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि क्या है, जंतुओं का धीरे धीरे विकास हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ग्रुप क्या है, जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान किसे कहते हैं? जीवाश्म का अध्ययन करना ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। अगर आप जीवाश्म जानते होंगे, बचपन में भी पढ़े होंगे, जीवाश्म किसे कहते हैं? जब कोई जीव मर जाता है और वो मिट्टी या फिर पत्थर में दब जाता है और कई सालों बाद जब उसकी हड्डियां मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जीवों का अवशेष को ही जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म का अध्ययन करना ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? क्यूवियर, है ना। क्यूवियर ने 1800 में इस विज्ञान की स्थापना की थी। जब आप जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे तो आपको कुछ बातें पता चलेंगी, जिससे ये प्रमाणित हो जाता है कि जंतुओं का विकास हुआ है, जीवों का विकास हुआ इस पृथ्वी पर। कैसे? एक मिनट। देखिए, भूतकाल में कई प्रकार के स्पीशीज अस्तित्व में थे, आज अस्तित्व में नहीं है, अर्थात वे क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। देखिए, मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि जब आप जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो आपको निम्नलिखित बातों का पता चलेगा, कुछ बातें पता चलेंगी, जिससे प्रमाणित होगा कि जीवों का विकास हुआ है। तो पहली बात आपको क्या पता चलेगी? पहली बात आपको ये पता चलेगी कि भूतकाल में पहले कई हज़ार, कई करोड़ साल, कई लाख साल पहले कुछ ऐसी स्पीशीज पाई जाती थी, कुछ ऐसी जातियाँ पाई जाती थी जो आज अस्तित्व में नहीं है। उस समय थी लेकिन अब आज अस्तित्व में नहीं है। जैसे कि डायनासोर, डोडो, आजकल गिद्ध हैं कुछ। तो कई सारे जीव तो आप भी जानते होंगे जो पहले होते थे लेकिन आज के ज़माने में वो जीव नहीं है। तो ये बात पता चलती है जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन करने से। सेकंड बात आपको क्या पता चलती है? सेकंड बात आपको पता चलती है कि जो जीव विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त हुए जीव आज के जीव से भी समानता दिखाते हैं। आज के जीवों से भी कुछ ना कुछ समानता दिखाते हैं। जो जीव पुराने समय में थे, जो विलुप्त हो चुके हैं, वे आज भी क्या दिखाते हैं? कुछ समानता दिखाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि 10,000 साल पहले, यहाँ पे 1-2 साल नहीं है, 10,000 साल पहले पाए जाने वाले साइबेरिया में एक मैमथ नाम का जानवर होता था, है ना। साइबेरिया में पाए जाते थे मैमथ। यहाँ पे शायद मैंने छोड़ दिया, 10,000 साल पहले पाए जाने वाले मैमथ, यहाँ पे मैमथ है, मैमथ। ये हाथी के जैसे पाए जाने वाले जंतु थे। इनके शरीर पे बहुत लंबे लंबे हेयर हुआ करते थे। तो ये साइबेरिया में 10,000 साल पहले पाए जाते थे, लेकिन अब ये क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन उनकी समानता आज के कौन से जीव से है? हाथी से है। ठीक है, तो ये सेकंड बात है जो हमें पता चलती है जब आप जीवों का अध्ययन करेंगे, जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगी, जीवाश्म के अध्ययन से यह पता चलता है कि भूतकाल में समय समय पर नए नए जीव बनते रहते थे। यानी कि अलग अलग, अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही बार सारे जीव एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, कुछ अंतराल के बाद हुए होंगे, है ना। आज कोई जीव विलुप्त हुआ तो कुछ हज़ार साल के बाद
या फिर कुछ 100 साल के बाद एक जीव विलुप्त हुआ होगा, वो पहाड़ के अंदर मिट्टी में दब गया होगा। तो अलग अलग समय पर अलग अलग जंतु विलुप्त होते चले गए। तो अलग अलग समय के जब जीवाश्म मिलते हैं तो उनका जब अध्ययन किया जाता है तो ये पता चलता है कि पुराने समय में समय समय पर कुछ नए नए जीव पाए जाते थे। ठीक है, तो अब इससे भी प्रमाणित होता है कि उस समय कैसे जीव होते थे, अब आज के जीव कैसे होते थे। नेक्स्ट देखिए, जब आप जीवाश्म का अध्ययन करेंगे तो आपको यह भी बात पता चलेगी कि जीवाश्म के प्रमाण यह प्रमाणित करते हैं कि कुछ जंतुओं में क्रमिक विकास हुआ है ना। कुछ ऐसे जंतु हैं जो पुराने समय में भी थे और आज भी हैं, वो विलुप्त नहीं हुए हैं, पुराने समय में भी थे और आज भी हैं, लेकिन उनमें विकास हो गया है। उनके जब पुराने अवशेष मिलते हैं ना और आज के जीव से जब उनका मैच किया जाता है तो उनमें समानता दिखती है, उनकी पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है। ऐसे ही हिस्ट्री है एक घोड़े की। घोड़ा जो आज हम देखते हैं उसकी पूरी इतिहास है, वैज्ञानिकों ने उसकी पूरी इतिहास की जानकारी ले ली है। यहाँ पे मैं एक तस्वीर के द्वारा आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप ये देखिए, इपोक देखिए, इपोक, इपोक का मतलब क्या होता है, युग। 54 मिलियन ईयर्स अगो को हम कहते हैं इयोसिन, 38 मिलियन साल पहले को कहते हैं ओलिगोसिन, 26 मिलियन साल पहले को कहते हैं मियोसिन, 7 मिलियन साल को कहते हैं प्लायोसिन और 1 मिलियन साल पहले को कहते हैं प्लिस्टोसिन एंड यानी कि आज तक चल रहे हैं प्रेजेंट, प्लिस्टोसिन कहते हैं। तो ये युग है, इपोक है। इस युग में ऐसे ऐसे घोड़े पाए जाते थे। देख लीजिए ऊपर 54 मिलियन ईयर अगो में घोड़ा आपको ऐसा दिखेगा जो करीब 0.4 मीटर का था। धीरे धीरे इसका विकास हुआ, किस में आ गया, ओलिगोसिन में आया। ओलिगोसिन में आपको ऐसा घोड़ा दिखेगा, मियोसिन में आपको ऐसा घोड़ा दिखेगा, प्लायोसिन में आपको ऐसा घोड़ा दिखेगा और प्लास्टोसिन में आपको ऐसा घोड़ा दिखेगा। सबके नाम भी यहाँ पर है देखो। इयोसिन में जो घोड़ा पाया जाता था उसका नाम क्या था, इयोहिपस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, खासकर ये वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इयोहिपस। ओलिगोसिन में एक बार साफ कर देता हूँ। तो इयोसिन में जो घोड़ा पाया जाता था उसका नाम क्या था, इयोहिपस। ओलिगोसिन में जो घोड़ा पाया जाता था उसका नाम क्या था, मीसोहिपस। मियोसिन में जो घोड़ा पाया जाता था उसका नाम क्या है, मेरिशीहिपस। जो प्लायोसिन में पाया जाता था घोड़ा उसका नाम क्या है, प्लोहिपस, सॉरी पायोहिपस। और प्लेस्टोसिन में जो घोड़ा पाया जाता था उसको कहते हैं इक्वस। इट मीन्स कि ये प्रेजेंट का घोड़ा है। आज जो आप घोड़ा देख रहे हैं उसको कहते हैं प्रेजेंट का घोड़ा, इक्वस। तो देख लो 54 मिलियन ईयर्स अगो से इसका विकास हो रहा है और आज भी इसमें विकास हो रहा है। लेकिन आज आपको घोड़ा ऐसा दिखेगा जो 1.6 मीटर लंबा है। ठीक है, इसमें इसके पैर में देखिए कैसे कैसे विकास होता चला गया। शुरुआत में ऐसा था, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, अब ऐसा हो गया इसका पैर। तो ऐसे ऐसे जीवों का विकास हुआ है। इसी तरीके से पूरे ह्यूमन बॉडी का भी हिस्ट्री है। इसी से पता चला है कि हमारा इतिहास क्या है। उसी की हिस्ट्री से मालूम चलती है कि हमारे पूर्वज कौन थे। क्लियर है। तो जीवाश्म के प्रमाण यह प्रमाणित करते हैं कि जंतुओं में क्या हुए हैं, क्रमिक विकास हुए हैं, है ना। वो विलुप्त तो नहीं हुए हैं लेकिन उनके पूर्वज विलुप्त हो चुके हैं और आज वो कुछ और रूप में हमें विकसित रूप में दिखाई देते हैं। जैसे कि आदि मानव कैसा था और आज हम कैसे हैं, उनका हमारा अस्तित्व तो है लेकिन हमारे पूर्वजों का अस्तित्व नहीं है क्योंकि वो विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन उनका जीवाश्म का अध्ययन करके ही ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज कौन थे। नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद जब आप जीवाश्म का अध्ययन करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, जीवाश्म के अध्ययन से योजक कड़ी के बारे में पता चलेगा। यह भी काफ़ी IMP है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। योजक कड़ी का पता चलेगा। योजक कड़ी किसे कहते हैं, ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जो दो जीवों के बीच की कड़ी को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे जीव का नाम है आर्कायोप्टेरिक्स।
आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये पक्षी और सरीसृप के बीच का जंतु है, यानी इसमें दोनों के गुण पाए जाते थे, पक्षी के भी और सरीसृप के भी। देखिए मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ इसका, यह है आर्कियोप्टेरिक्स। इसमें आपको इसके पंख दिख रहे हैं, पंख में आपको ये पैर दिख रहे हैं, ठीक है। इसके कितने आपको पैर दिख रहे हैं, 1 2 3 4। आगे वाले दोनों पैर में इसके पंख हैं। इसकी पूंछ देखिए, देख के आपको क्या लगता है, ये उड़ता होगा या चलता होगा? सिंपल सी बात है, दोनों करता होगा। ये उड़ भी सकता था और अपने चारों पैरों पे चल भी सकता था। इट मीन्स उड़ते उड़ते कौन है, पक्षी। तो पक्षी उड़ते हैं तो पक्षी उड़ सकते थे और ये चारों पैरों पे चलते भी थे। इसी वजह से ये योजक कड़ी है किन के बीच की, पक्षी और सरीसृप के बीच का ये क्या है, योजक कड़ी है। एवीज मतलब पक्षी, रेप्टिलिया यानी सरीसृप, इन दोनों के बीच का ये योजक कड़ी है। और इसी से मालूम चलता है कि पक्षियों का विकास सरीसृप से हुआ है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि पक्षियों का विकास किससे हुआ है, तो आप बताएंगे सरीसृप से हुआ है। सरीसृप मतलब रेंगने वाले जंतु। फिगर आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट, तो दूसरा योजक कड़ी है प्रोटोप्टेरस। यह एक ऐसी मछली है जिसमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं और अन्य मछलियों के भी लक्षण पाए जाते थे। जैसे मछलियों के शरीर पर क्या पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, तैरने के लिए फिन पाए जाते हैं, तो वो सब भी थे। साथ ही साथ इसमें श्वसन के लिए फेफड़े भी थे। जबकि श्वसन के लिए फेफड़े कौन से जंतुओं में पाए जाते हैं बताइए? श्वसन के लिए फेफड़े उन जंतुओं में पाए जाते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, जबकि मछलियाँ कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं। तो श्वसन के लिए इनमें फेफड़े भी थे, मतलब इनमें ऐसा भी लक्षण था कि ये ज़मीन पर भी रह सकते थे, ठीक है, इस फेफड़े की वजह से, और पानी में भी रह सकते थे। तो ये कहा जाता है कि उभयचर, उभयचर किसको कहते हैं, जो पानी में भी रहे और ज़मीन में भी रहे। उभयचरों का विकास इन्हीं ऐसे ही कुछ मछलियों की वजह से हुआ होगा। उभयचरों का विकास ऐसे ही मछली वर्ग के जंतुओं से हुआ है। उभयचर जैसे मेढक है ना, मगरमच्छ है, ये कुछ पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। तो ऐसे ही जंतुओं का विकास ऐसे ही जंतुओं से हुए हैं, प्रोटोप्टेरस जैसे जंतुओं से। इसका फिगर में दिखा दे रहा हूँ, देखिए यह प्रोटोप्टेरस। देखिए यहाँ पे गिल्स, ये गिल्स है। अगर ये ज़मीन पे आएगी तो ये अपने गिल्स से सांस लेगी। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। अगर ये पानी में रहेगी तो ये गिल्स से सांस लेगी, लेकिन जब ये ज़मीन पे आ जाएगी तो अपने फेफड़े से, इधर कहीं पे इसका फेफड़ा होगा, ये फेफड़े से सांस लेना स्टार्ट कर देगी। देखिए मैंने कहा ना, इसमें शल्क भी है। देखिए यहाँ पे शल्क है, इसमें भी शल्क है, शल्क है, और इसके फिन भी है पानी में तैरने के लिए। तो मछलियों के लक्षण भी हैं इसमें, साथ ही साथ इसमें ऐसे भी लक्षण है कि ये ज़मीन पे भी रह सकता है। तो ऐसे ही कुछ जंतुओं से उभयचरों का विकास हुआ है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें मैं सिर्फ अभी 2 ही प्रमाण के बारे में बात किया है। पहला प्रमाण क्या था? पहला प्रमाण ये था कि जीवों का वर्गीकरण, और दूसरा प्रमाण था जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट और भी कई सारे प्रमाण हैं जिनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर जब आएगी तो उसमें और बचे हुए टॉपिक्स कवर कर दिए जाएंगे। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दूंगा और आप इसे ले सकते हैं। सो थैंक यू।